नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बढ़िया से कर रहे होंगे। उसी तैयारी के क्रम में मैं एक और क्लास लेकर आया हूं, जो आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें हमने रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम के मैंने इसमें रखा है। ठीक है, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिए। यहाँ पे हम कंसेप्ट और ट्रिक दोनों सिखाएंगे। आपका रिवीजन हो जाएगा PYQs का, और आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिना PYQs लगाए कभी भी मत जाइए, अदरवाइज आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि सवाल कैसे आते हैं। आपको यहाँ लगेगा देख कितने आसान भी सवाल आते हैं, कितने हार्ड भी आते हैं, मीडियम, मतलब लेकिन मोस्टली सवाल कैसे आते हैं मैंने यहाँ पे सब कुछ रखा है। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं और बिना देरी किए। तो आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि संख्याओं का अंतर 54 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, जैसे संख्याओं का अंतर 54 है, तो आप ये बताइए कि जब भी कोई संख्या है, जैसे मेरे पास 100 रुपये हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मेरे पास 100 रुपये हैं, कितना 100 रुपीज़ है ना, 100 रुपीज़ है। मैंने कहा कि जाइए 4:6 के अनुपात में बांट लीजिए। ए और बी दो व्यक्ति हैं, इस अनुपात में बांटना है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि 10 यूनिट की जो वैल्यू है ना बेटा, वो 100 है। ठीक, ये यूनिट में होता है, तो 10 दाम 100। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितना है, 10 है। तो इधर दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 और 40। आपको सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा था कि जो रेशियो होता है वो यूनिट के फॉर्म में होता है। इसका मतलब है कि ये 40 लेगा तो 60 लेगा, दोनों का सम 100 आएगा। यहीं पे मैं कह देता कि दोनों जीरो, तो 4:6 आ गया। आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो रेशियो क्या होता है, एक यूनिट के फॉर्म में होता है, बिल्कुल एक, मतलब ये कह सकते हो कि फुल वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, जैसे 5:3 थे तो 5x3x लिखो, कोई फायदा होगा नहीं। तो मैं कहता हूँ 5 और 3 का अंतर कितना है, 2 है। 2 यूनिट की जो वैल्यू है ना, वो कितना है, वो 54 है। तो 2 एक यूनिट जो आ जाएगी वो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 27। तो आपसे पूछा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या क्या है, 3 है। तो 3 यूनिट की जो वैल्यू होगी ना, जो 3 यूनिट की वैल्यू होगी वो 27 दिया कितना हो जाएगा, 81। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं। देखो कितना आसान सवाल था, मतलब आप विश्वास भी नहीं करते हो कि इतना सवाल भी पेपर में इजी आता होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आए तो कह रहा है कि 16 और 144 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मैं कहता हूँ पहले तो देखिए कि अगर ए और बी, इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स, अगर ए और बी दो नंबर हैं, ठीक है ना, अगर ए और बी दो नंबर हैं, तो यहाँ पे आपको क्या बताना होगा, इस बात को, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। तो इनके बीच अगर मध्यानुपाती निकालना तो हम ऐसे लिखेंगे। अगर और हम कह दें कि दो संख्या ए और बी है, इनके बीच का मध्यानुपाती अगर लिखना है तो ए रेशियो हम मान लेंगे कि x है, प्रोपोर्शन x रेशियो b। तो ये मिड टर्म और बाय टर्म है ना, मतलब मिडिल टर्म और जो बाहरी टर्म है, इनको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √AB। और इसी x को क्या माना है हमने, क्या माना है, मध्यानुपाती। इसका मतलब है जब भी दिया रहेगा तो मध्यानुपाती निकालना होगा, तो आपको दो टर्म दिए रहेंगे, दो वैल्यू दिए रहेंगे, ए और बी। ठीक है, तो जब उनका मध्यानुपाती निकालेंगे तो मीन प्रोपोर्शन जब आप निकालेंगे, उन दोनों का क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, रूट, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4, और ये कितना हो जाएगा, 12। तो 12 चौक कितना आ गया, 48। ये आपका आंसर हुआ। मतलब कहने का है कि आपका रिवीजन के तौर पे ये हो गया। ठीक है, आप देखे होंगे सवाल बहुत आसान है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एक डिब्बे में 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये की नोटों की संख्या का अनुपात 3:5:7 है। डिब्बे में कुल नगद राशि 3360 है। इस डिब्बे में 20 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैं ये कहता हूँ कि 20 रुपये, देखो 10 रुपये के नोटों की संख्या 3, और ये 20, और ये 7 है। तो इतना तो मुझे पता है कि जो कुछ होगा वो 5 का मल्टीपल होगा, लेकिन आप देखिए 5 का मल्टीपल सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, अगर मैं ये मान लूँ कि 10 रुपये के 3 नोट हैं तो कितना रुपये हो गया, 30 रुपये हो गया। ठीक है, ये लेकिन यूनिट में रहेगा। 20 रुपये के 5 नोट हैं तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 50 रुपये के 7 नोट है तो कितना हो जाएगा, 350। ये सब मैं क्या कहता हूँ कि ये यूनिट में। और कह रहा है डिब्बे में कुल मिलाकर इतनी राशि है, तो ये 33 कितना हो जाएगा, 60 के 350 और 450, 30 कितना हो जाएगा, 480। ये क्या हो गया, 33 60 के, एक जीरो यहाँ से कटेगा। ठीक, 12 चौक 48, और 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96, 4 सत्ते 28।
तो आप कहेंगे कि एक यूनिट की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, 5 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो यहीं पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 बचे कितना आ जाएगा, 35। इसका मतलब ये हो गया कि 20 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 35 है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ आते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है। ए का व्यय उसकी आय का 7/12 है तथा बी का व्यय उसकी आय का 8/15 है। उनके व्यय के बीच धनात्मक अंतर 14,300 रुपये है। तो ए की आय ज्ञात करें। ए की आय ज्ञात करें। तो चूंकि दोनों की आय का अनुपात कितना है, 3:5 है। ठीक है, मैं कहता हूँ 15 और 12 का एलसीएम कितना है, 15 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा, है ना। तो 12 पंचे 60, 15 चौको 60। तो मैं क्या करता हूँ कि ए और बी की जो आय है ना, ए और बी की जो आय है उसको मैं 3:12 लिख देता हूँ, 3:5, और दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों करूँगा बता रहा हूँ, क्योंकि 12 पंचे 60, 12 36। ठीक, इस 15 और 12 का मल्टीपल मिल जाएगा। तो जब ये आय हो गया ना, और बी था कह रहा है 7, ए का व्यय उसकी आय का 7/12 है, तो खर्च लिखूंगा। क्या लिखूंगा, खर्च। तो 12 त्याई ये 36 है और ये क्या है, 60 है। तो 36 का 7/12 कामा 60 का 8 क्या है, 15 है। तो 15 चौको 60 और 12 त्याई 36। तो इसका मतलब इसकी जो खर्च है 21 है और इनका क्या है, 48 है। बोलो है कि नहीं है। कह रहा है उनके व्यय के बीच धनात्मक अंतर 14,300 है। उनके व्यय के बीच 8 चौक 32 है बेटा, कितना है, 32 है। तो अंतर कितना हो गया, 21 और 32 का जो अंतर आया वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 11 यूनिट का जो वैल्यू है ना वो 14,300 है। ठीक, आपसे पूछा ए की आय याद करो। ए की आय कितनी है, 36 यूनिट है। कितना है, 36 यूनिट है। तो पहले मैं कट करूंगा, तो 11 कम 11, 11 त्याई 33। ठीक, तो एक यूनिट की वैल्यू 1300 हो गई। तो 36 यूनिट की वैल्यू हम यहीं पे निकाल देंगे। तो 36 यूनिट की वैल्यू हम 36 से गुणा करेंगे। ठीक है ना, 13 × 78 के 8, 2 0 लगा देंगे, 800 लास्ट में रहेगा। और 13 × 39, 41 7 47, 47,800 कहीं है क्या, 47,800। अब 13 × 78 के 8 हासिल 7 और 13 × 39, 41 6 46, कितना हो जाएगा, 40 6 46। ठीक है, इसका मतलब बनेगा 46,800। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बताओ ठीक है, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मिश्रण में की 10 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि यह अनुपात 2:3 करना हो तो मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। मिश्रण में आप पानी ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब दूध की मात्रा चेंज नहीं होगी। मैं ये कह सकता हूं कि अगर 10 लीटर का मिश्रण था तो इसमें दूध कितना था, दूध और पानी का अनुपात, तो मतलब 5 में से क्या था, 5 में से एक मिनट, 5 में से क्या था, 3 दूध था। अब दूध की मात्रा चेंज नहीं होगी, इसका मतलब मिश्रण में कुछ ऐड किया गया। मैंने माना कि x लीटर पानी ऐड किया गया, x लीटर पानी ऐड किया गया, तो दूध की मात्रा, दूध पहले भी उतना था, तो 3 2 5, 5 में से कितनी हो गई, 2, ये बन गया। ठीक, इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 10 ते क्या हो जाएगा, 30 बराबर 20 प्लस 2x के अंतर लेंगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 10 के। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 के। इसका मतलब है कि उसमें 5 लीटर क्या ऐड किया गया है, पानी मिलाया गया है। यही आपका आंसर होगा। मतलब मैंने कहा कि 10 लीटर में मैंने दूध की मात्रा को इक्वल कर रखा, दूध को चेंज नहीं होगा। शुरू में जो मिलाएंगे उसी में चेंज आएगा। क्लियर है ना, जो मिलाएंगे उसी में चेंज आएगा। एक तरीका ये, एक तरीका मिल्क और वाटर है। पहले अनुपात 3:2 था, बाद में कितना हो गया, 2:3 हो गया। आपको पता है कि ये मिल्क है, मिलाया आपने पानी ही, तो चेंज होना चाहिए किसमें, मिल्क में चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 2 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से और इसको किससे करेंगे, 3 से। तो ये क्या हो जाएगा, 6:9। ये क्या हो जाएगा, 6:4। ठीक, 6 4 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 यूनिट की वैल्यू 10 है। तो 5 का चेंज आया, तो 5 यूनिट की जो वैल्यू होगी बराबर 5 लीटर के। ये दूसरा तरीका हो गया सवाल करने का। बताओ भाई,
सवाल को मैंने दो तरीके से बताया, जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो कह रहा है कि दो संख्याओं ए और बी में निश्चित संख्या में विद्यार्थी हैं। यदि 5 विद्यार्थियों को ए से बी में स्थानांतरित किया जाए तो बी में विद्यार्थियों की संख्या ए की तुलना में दोगुनी हो जाएगी। यदि एक विद्यार्थी को बी से ए में भेज दिया जाए तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाएगी। ए में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? मेरी बात ध्यान से सुनो। दो कक्षाओं ए और बी में निश्चित संख्या में विद्यार्थी हैं, तो दो कक्षाएं हैं ए और बी। यदि 5 विद्यार्थियों को ए से बी में स्थानांतरित किया जाए तो मैं कहता हूँ ए में ए विद्यार्थी हैं और बी में बी हैं। तो अगर 5 यहाँ से हटाया तो यहाँ पे 5 ऐड कर दिया। कह रहा है 5 विद्यार्थियों को ए से बी में स्थानांतरित किया जाए तो बी में विद्यार्थियों की संख्या ए की तुलना में दोगुनी हो जाएगी। इसका मतलब है कि ए की तुलना में दोगुनी हो जाएगी, इसके दोगुने के बराबर हो जाएगा। तो 2a माइनस 10 बराबर b प्लस का 5, ठीक। तो 2a माइनस b बराबर कितना हो गया? 15 के। क्लियर है? यदि एक विद्यार्थी को b से a में भेज दिया जाए, ऐसे देखो यहाँ पे ये दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, b को a में भेज दिया जाए, तो मतलब a में भेज दिया जाए, ठीक है ना। तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाएगी, ऐसा कह रहा है। इसका मतलब a माइनस बी इक्वल टू माइनस 2 के। अगर मैं कह दूं ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन ये क्या है? 2 है, तो a में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो हमें क्या करना होगा? सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम क्या करेंगे? a माइनस बी इक्वल टू माइनस के 2 के, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ये कट जाएगा, तो ये a हो जाएगा और a इक्वल टू 17। तो हमने माना था कि a में विद्यार्थियों की संख्या a है। इसका मतलब है कि कक्षा a में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 17 है। क्लास A में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 17 है। क्लियर है ना? तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक पेन का मूल्य एक पेंसिल के मूल्य का दोगुना है, ठीक है ना। एक पेन का मूल्य एक पेंसिल के मूल्य का दोगुना है। अगर मैं यहीं पे लिख दूं पेन और यहाँ पे मैं लिख दूं क्या? पेंसिल, ठीक। एक पेन का मूल्य पेंसिल के मूल्य से दोगुना है। अगर ये 1 है तो ये क्या है? 2 है। यदि एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपये है, चलो ठीक है भाई, अगर पता है कि एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपये है, ठीक है ना, तो ये पता है कि जो पेन का मूल्य होगा इसका दोगुना होगा। इसका मतलब एक पेन का मूल्य 2 रुपये होगा। आपसे पूछा है 3 पेन और 2 पेंसिल, तो मैं कहता हूँ एक पेन का मूल्य 2 रुपये है तो 2 तिहाई 6, और एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपये, 2 पेंसिल का मूल्य 2 रुपये, तो टोटल आ जाएगा कितना? 8 रुपये। कितना आ जाएगा? 8 रुपये। आपका यही आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बताओ भाई, होगा कि नहीं होगा? बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? आगे चलते हैं कि महेश किसी बैंक से रुपये 2000 निकालता है, उसे 50 रुपये 100 रुपये के कुल 32 नोट मिलते हैं। मतलब वो 2000 रुपये निकाला तो 32 नोट कुल मिले, लेकिन कितने नोट 50 से कितने 32 की ये नहीं पता है। कह रहा है 50 के नोटों की संख्या कितनी होगी। आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है ना। टोटल नोट क्या है? 32 है। दोनों तरीके से कर सकते हो। सपोज दैट आपने कहा 8 पूछा है 50 के नोटों की संख्या कितनी है, तो 32 में से अगर 8 नोट 50 के हैं तो रुपए कितने होंगे? 400 है ना। 2000 रुपये निकाला तो बचा कितना? 1600। 100 रुपये 16 नोट होना चाहिए, तो 16 8 24 ही होता है। इसका मतलब क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। आप ऑप्शन इस पे चले आओ। अगर आपने मान लिया कि 50 नोट 32 में से 16 नोट किसके हैं? 50 के हैं, तो 16 गुना 32, तो 16 गुणे 50 800 रुपये जो हैं किसके हैं? 50 के हैं। इसका मतलब बचा कितना? 1212 नोट होंगे, तो 18 12 30 ही नोट बनेंगे, नहीं आएंगे। 24 से करेंगे। अगर 50 के 24 नोट हैं, 24 पंचे 120 है ना, तो 120 अर्थात 1200, ठीक। 24 नोट ये हो गए। बचे मेरे पास कितने नोट? 24 6 30 32 8 नोट। मेरे पास पैसा कितना बचा? 800। इसका मतलब ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। लेकिन आप कहते हैं सर समझ में नहीं आया मुझे ये बात। ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो मैं कहता हूँ कि आप एलिगेशन लगा दो। 50 रुपये के मैं कहता हूँ कि जो 32 नोट थे वो सारे 50 के नोट हैं, ठीक। और फिर मैं कहता हूँ कि जो 100 के नोट थे वो सारे 32 नोट जो शायद है वो 100 के थे। एक बार मैंने कहा जो 32 नोट थे वो 50 के थे। टोटल मिला के कितना हो गया? 2000 बना। 2000। तो आप कहेंगे कि 5 10 5 15 1 16, 1600 इधर हो गया और 3200
इधर हो गया। इनका डिफरेंस लेंगे बेटा तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 1200 और ये हो जाएगा आप कहेंगे 400, 4 नहीं 12, इसका मतलब 3:1। आपसे पूछा 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या जो भी होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। पूरे यहाँ जितने हैं इसमें 3 का मल्टीपल एक ही है, यही आएगा। नहीं समझ में आ रहा, 3 1 4, 4 यूनिट की जो वैल्यू है ना बेटा वो कितना है, 32 है। कितना है, 32 है। तो 4 8 32, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 8 है। तो 3 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो आप कहेंगे 8 गुणे का 3, इसका मतलब 24। 50 के नोटों की संख्या कितनी है, 24 है। बताओ क्लियर है कि नहीं। 50 के नोटों की, हालांकि मैंने ऑप्शन से भी कर लिया था। इस क्वेश्चन की तरफ आए तो सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7:5 है। वे क्रमशः 12,000 रुपये और 9,000 रुपये की बचत करते हैं। उनके व्यय का अनुपात 17:12 है। तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय ज्ञात कीजिए। सीमा और दर्शन का कुल व्यय ज्ञात कीजिए। अरे भाई उनके व्यय का अनुपात इतना है, 17:12 क्या हो जाएगा, 29। कुल व्यय पूछा है तो मैं ये कहूँगा जो कुछ भी आंसर होगा 29 का मल्टीपल होगा। 29 तिया कितना होता है, तो 3 और 27 के साथ 3 9 6 2 8, इसका मतलब 87। आपका आंसर यही बनेगा, आंसर यही आएगा। क्यों, क्योंकि आपसे ये पूछा है, आपको सवाल में कुछ नहीं करना है। कह रहा सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7:5 है, ठीक है। क्रमशः 1200 रुपये और 900 रुपये की बचत, ये उनके व्यय का अनुपात 17:12 है। इसका मतलब है कि वो दोनों खर्च करें। कह रहा तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय वो 17 खर्च कर रहे हैं, 12 दोनों मिला के 29 यूनिट खर्च कर रहे हैं। 29 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछा गया है, तो मैंने कहा वही आंसर होगा जो 29 का मल्टीपल होगा, एक ही है। 29 का मल्टीपल 87,000, यही आपका आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे सर नहीं समझ में आया, तो देखो मैं बताता हूँ। आप उनकी आय, मैं कहता हूँ सीमा और दर्शन की जो आय है ना, इधर लगाता हूँ, सीमा और दर्शन की जो आय है ना, क्या है, ये मैं कहता हूँ 7x और क्या है, ये 5x है, ठीक। 1200 रुपये 9,000 रुपये बचत करते हैं। उनके व्यय का अनुपात, तो मैंने उनका व्यय मतलब खर्च का अनुपात 17y और 12y कर दिया। तो आपको पता है कि आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत, होता है कि नहीं होता है। हमें से पूछा क्या है, हमें से कुल व्यय पूछा है। क्या पूछा है, व्यय पूछा है। तो मैं ये कह सकता हूं ये इनकम है, इनकम में से बचत घटाऊं तो क्या आएगा, खर्च आ जाएगा। या इनकम में से मैं क्या कर दूं, इसको घटा दूं तो आ जाएगा। आप ये कहिए कि 7x आय माइनस खर्च करेंगे, आय माइनस 17y बराबर किसके, कितनी बचत है, 12,000 है। इक्वेशन एक ये हो गई। दूसरी है कि 5x, उनकी इनकम कितनी है 5x और खर्च कितना है 12y, कितना 12y। तो इनकी बचत कितनी है 9,000, ठीक है ना, क्लियर है। तो कह रहा है सीमा और दर्शन का कुल व्यय ज्ञात कीजिए। कुल व्यय ज्ञात करना है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं क्या करूंगा, मुझे y की वैल्यू अगर निकल आए तो मेरा सवाल बन जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें 5 से और इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ये सब फालतू करना पड़ रहा है मुझे पता, मैंने तो ऑप्शन से ही बता दिया आपको, आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। 17 × 5 = 85y बराबर 12 × 5 = 60,000। कोई दिक्कत, इधर आएंगे तो 7 × 5 = 35x माइनस 12 × 84 y बराबर 9 × 63, आप कहेंगे 63, ठीक है। ये प्लस ये माइनस और ये कट ही जाएगा, ये माइनस होकर, ठीक है, ये माइनस होकर कट जाएगा। तो आपको पता है यहाँ पे माइनस y बराबर कितना आ जाएगा 3,000, और ये माइनस में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो y की वैल्यू कितना आ गई, y की वैल्यू कितनी आई 3,000 आ गई। तो आप मुझे बताइए कि इन दोनों खर्च कितना है 17y, सीमा और दर्शन का खर्च 17y प्लस 12y बराबर 29y। तो 29y की वैल्यू मैंने कितना निकाला 3,000, और 29 या 87, 3 जीरो लगा दो, 87,000 आपका आंसर आ गया। बताओ अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। पर आपको इतना करने की ज़रूरत थी कहीं, क्या नहीं थी। मैंने तो शुरू में ही बताया कि ये सब कुछ भी नहीं करना, आप डायरेक्ट सवाल को बना सकते हैं,
ठीक है, फिर भी मैंने आपको बता दिया लगा के। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो कह रहा है ए और बी के वेतन का अनुपात 3:4 है। ए और बी दोनों में से प्रत्येक के वेतनों में 3,000 रुपये की वृद्धि करने पर उनके वेतनों का नया अनुपात 18:23 हो जाता है। क्या 18:23 हो जाता है। वृद्धि के बाद ए का वेतन ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना, ए और बी के वेतनों का अनुपात 3:4 है। ए और बी दोनों में से प्रत्येक के वेतनों में 3,000 रुपये की वृद्धि करने पर उनके वेतनों का नया अनुपात 18:23 हो जाता है। तो वृद्धि के बाद ए का वेतन ज्ञात कीजिए। अरे भैया, वृद्धि के बाद दोनों का 18:23 हो जाता है, तो ए 18 हो जाता है और बी 23 हो जाता है। तो ए का वेतन पूछा है, इसका मतलब 18 का मल्टीपल होगा। एक ही क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन है, यही आपका आंसर बनेगा। बताओ भाई, यही आपका आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे देखो, वेतन का अनुपात है, मतलब कहने का है कि उनकी जो इनकम है ना वो 3:4 है। ए और बी दोनों में से प्रत्येक वेतनों में 3,000 रुपये की वृद्धि होगी। अगर कह दूं कि मैं 3x है और इनका क्या है 4x है, दोनों में 3,000 की वृद्धि हो गई, दोनों में 3,000 की वृद्धि हो गई, तो नए वेतनों का अनुपात 18:23 हो गया। कितना हो गया? 23 हो गया। ठीक है, तो वृद्धि के बाद ए का वेतन क्या होगा? तो मैं कहता हूं कि 23 तियां 69 x और 23 तियां 69,000 हो जाएगा, बराबर 18 चौक 72x, 18 तियां 54,000 हो जाएगा। ठीक, 72 और इसकी बात करूंगा तो ये इधर आएगा 54 6 60 और 9 6 15 और 3, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा। तो इसके कट करूंगा तो कितना बनेगा? 5,000। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5,000 आएगी। ठीक है ना, आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो 5 3 15 और 3 18। ए का वेतन क्या है? यही तो है बढ़ने के बाद, तो 3 गुणे 5,000 प्लस 3,000, तो 15,000 प्लस 3,000, तो कितना हो गया? आप कहेंगे सर 18,000 हो गया। यही 18,000 आंसर है। पर इतना करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, इतना करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। इसका आंसर बताइए आप। इसका आंसर बताइए कि 20 और 50 के तृतीयानुपाती और 9 और 16 के मध्यानुपाती के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान देना एक बात तो मेरे, कि 20 और 50 के तृतीयानुपाती, तो मुझे पता है कि अगर दो संख्याएं ए और बी हैं तो जब इनका तृतीयानुपाती अगर हम निकालेंगे, तृतीयानुपाती निकालते हैं बेटा, तो आपको पता है कि b² a हो जाता है। क्या होता है? b² a। इसका मतलब 20 और 50 के तृतीयानुपाती की बात करेंगे तो 50 गुणे 50 बटे 20 हो जाएगा। ठीक, अनुपात पूछा है मुझसे 9 और 16 का मध्यानुपाती जो होगा, 9 गुणे क्या कर देंगे? 16 कर देंगे, ये होगा, और 2 25, तो आप कहेंगे 25 पंजे 125 और ये 3 गुणे का 4, तो 125 रेशियो क्या हो जाएगा? 12। 125 रेशियो का 12 आपका ये आंसर हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई अगर दिक्कत है तो किसी बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया? अगर दो संख्याएं हैं, मध्यानुपाती निकालने की 2 संख्याएं, द्वितीयानुपाती निकालने के 2 संख्याएं, चतुर्थानुपाती निकालने के लिए 4 संख्याएं होनी चाहिए। आगे आते हैं। कह रहा 651 की राशि ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A के हिस्से को 2 गुना, मतलब अगर A का हिस्सा A है तो उसका 2 गुना, B के हिस्सा का 3 गुना तो 3B, और C के हिस्से का 5 गुना बराबर है तो C का हिस्सा 5C। ये सब क्या है? बराबर हैं। तो इसको कैसे रेशियो में बनाएंगे? तो 2 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30। ठीक है ना, मतलब कि 5 3 15 दूनी 30, तीनों आपस में प्राइम नंबर तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 30 को इससे डिवाइड करेंगे तो A, B और C में उनके जो हिस्सा जो बटेगा, किस अनुपात में बटेगा? तो 2 15 30, 3 दहम 30 और 5 6 30, इस अनुपात में बटेगा। तो 15 तो 25 6 31। इसका मतलब ये हो गया कि 31 यूनिट की जो वैल्यू आई है ना वो 651 है। 31 दूना 62 और 31 एकम 31, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई बेटा वो 21 है। तो कह रहा है कि C के हिस्से बराबर है तो C का हिस्सा ज्ञात कीजिए। C के हिस्सा 6 है तो 6 यूनिट की जब वैल्यू निकालेंगे तो आप बताइए, हालांकि 21 गुणे 6, तो मैंने 6 कम 6 6 दूना 12, तो मैं पहले भी कह सकता था कि आंसर वही होगा जो 2 और 3 दोनों का मल्टीपल होगा। ये भी ऑप्शन था 2 3 का, ये भी था,
और 5 3 8 है, सब थे, तो आपको निकालना ही पड़ जाता। अदरवाइज आंसर हम बता सकते थे कि आंसर वही होगा जो 2 और 3 दोनों का मल्टीपल होगा। क्लियर है बात? अगले क्वेश्चन का आंसर आप बताइए कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आय का अनुपात 7:4 है। उनकी आय का गुणनफल 6300 है। पुत्र की आय कितनी है? तो मैं कहता हूं कि पिता और पुत्र की वर्तमान आय जो है 7 चौक, मैं अगर कह दूं कि पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु जो है ना वो 7x और 4x है। तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 7 चौक 28x² बराबर किसके? 6300 के। तो इसको 7 चौक 28, 7 9 63, 4 से कट किया है ना, 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 225। तो x² की वैल्यू 225, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 15 आ गई। तो पूछा क्या है? पुत्र की वर्तमान आय क्या है? पुत्र की वर्तमान आय ये क्या है? ये पिता है और ये क्या है? पुत्र है। तो बस x की वैल्यू निकाल लिया। तो यहीं पे हम क्या करेंगे? 4 × 15 लिख देंगे तो 60 वर्ष आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 60 वर्ष। हालांकि मैं कह सकता था कि 4 का मल्टीपल बनेगा, 7 और 4 है। तो आप देखिए ये था, ये था, ये नहीं था, 4 का मल्टीपल ये नहीं था, इन्हीं दोनों में से कोई हो जाता। ठीक है ना, इन्हीं दोनों में से कोई हो जाता है। क्लियर है? बताओ भाई। ऐसे सवालों को ऑप्शन से भी कर सकते थे। अगर आप कहते कि इनकी 4 यूनिट की चार्ज थे 28, ठीक है ना, अगर ये 80 है, 4 की वैल्यू 80 है तो 20 है, तो 2 से 140 हो जाएगा, है ना। 80 140 का जो प्रोडक्ट आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। यहाँ से देखते तो आप कहते कि 15 है, ठीक है, 15 से मल्टीप्लाई किया 60, तो दूसरे की क्या हो जाएगी? 15 सत्ते 105, 105 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 पचे 75 के। हाँ, दोनों की आय का गुणनफल कितना बन रहा है? तो 60 इनकी आय है, तो उनकी आय कितने में? 15 सत्ते 105, ठीक। अच्छा हाँ, 60 और तो क्या करेंगे? 105 और 60 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30 के 0, है ना, और ये 3 6 कम 6 6300 आ जाता। ऑप्शन से भी आप सवाल को बना सकते थे, ठीक है ना। ऑप्शन से भी आप सारे प्रीवियस क्वेश्चन है कि अलग से नहीं लाया है, सवाल आसान है, ठीक है। 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका मध्यानुपाती 14 और तृतीयानुपाती 48:2 है, ठीक। 2 संख्याएं हैं, मैंने कहा 2 संख्याएं कौन सी हैं, तो आप कहेंगे कि माना वो संख्याएं x और y हैं। मध्यानुपाती की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि √xy x × y बराबर किसके? 14 के। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 196। बताओ भाई यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नो सर। तृतीयानुपाती की बात करेंगे हम, तृतीयानुपाती में, तो तृतीयानुपाती जो होगा वो क्या हो जाएगा? ए बी एक्स वाई है तो y² x बराबर 48:2 के, 48:2 के। ये पता नहीं कैसे यहाँ उड़ जाता है, कभी क्या होता है? 48:2 के, ठीक। ऐसा कोई नंबर ले लो कि उसका स्क्वायर करके डिवाइड किया जाए, ठीक है ना। तो आपको पता है कि नंबर बड़ा होना चाहिए, जैसे ये है 98 × 98, तो 98 × 98 ऑप्शन से करूंगा और डिवाइड बाई 2 करूंगा, वैल्यू है ना x और y की, ठीक। तो दोनों संख्याएं फाइंड कर लूंगा, तो 2 49 दूना 98, 9 8 72 के 2, यही आपका आंसर बनेगा। 2 आ रहा है, इसका मतलब है कि 98 दूना कितना होता है? 196 होता भी है। तो आपका पहला आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे? कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो अरे भाई इसको लिख दो, इसको क्या लिखोगे? 49 को लिख दो 100 - 2, तो ये कितना हो गया? 4900, और 49 दूना कितना हो गया? 98, 10 में से 8 गया 2, ये 0, और कितना हुआ? ये 8, और ये 98:02, सॉरी 49:02 मिल गया कि नहीं मिल गया? तो यही हमारा क्या बन जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है बात? तो मैंने ऑप्शन से ही कर लिया। आगे चलते हैं कि 8 + 4√2 और 6 - 2√2 3√2 का मध्यानुपाती क्या होगा? एक संख्या ये है, एक संख्या ये, इसका मध्यानुपाती निकालना है। तो हमने कहा था जब भी 2 संख्याएं दी हों तो 8 + 4√2 ये है और 6 - 3√2
ये इनका मध्यानुपाती निकालना है तो हम यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो 2 प्लस √2 और यहाँ पे 3 करेंगे तो 2 माइनस √2 कर देंगे। ठीक है, तो आप मेरी बात ध्यान सुनिए। तो 4 तेई ये दोनों क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर माइनस का √2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये बनेगा क्या, फिर ये हो जाएगा 12 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 12 इंटू 2 तो बराबर क्या हो जाएगा √24। √24 को लिखेंगे 2 दूना 4 छंग 24। ठीक है ना, तो 2√6 आंसर आएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मध्यानुपाती कैसे निकालते, तृतीयानुपाती कैसे निकालते। इसमें हमारी 3 क्लासेस कम से कम बनेंगी। तो आपसे हम मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट से ज़रूर बताइए, कमेंट के माध्यम से, और दोस्तों में अपने लाइक और शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।